हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन ऑफ अवर रीडिंग सेशन नंबर 17 इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट अ कंट्री इंपोजेस ऑन ट्रेड एंड कैपिटल which is flowing in and out of the country। ये एक बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ से हम बहुत रिलेट कर पाते हैं एंड जो हम न्यूज फॉलो करते हैं या करंट अफेयर्स जिसमें हम कहते हैं वहां पे हमें कई सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्हीं वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड देखने मिलती है एंड तभी हम उन्हें समझ पाते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट्स पे या क्या इम्पैक्ट होगा हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दैट सेंस। हम यहाँ पर इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे उसके लिए आपके सामने एक सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ है। ऑब्वियसली आप भी इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये एक सिंपल ओवरव्यू है जो हम यहाँ कवर करने वाले हैं, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिस्ट्रिक्शंस जो एक देश लगाता है ताकि दूसरे देश के साथ जो ट्रेड हो रहा है या जो कैपिटल का इनफ्लो या आउटफ्लो है उस पे रोक टोक लगा सके, अपने हिसाब से उसे कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे रीजंस क्या है। दैट विल बी अवर फर्स्ट डिस्कशन। क्यों ऐसा कर रहा है कोई भी देश, रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहा है। फिर हम टाइप्स कवर करेंगे जिसमें दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और एक कैपिटल रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करना, कैपिटल रिस्ट्रिक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट्स जो देश से आएंगे जाएंगे उन्हें कंट्रोल करना। इस तरीके से दो मेन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हम देखेंगे। तो पहले हम रीजंस की बात करते हैं कि क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है इन द फर्स्ट प्लेस। ऐसी कई सारी वजहें दी जाती है रिस्ट्रिक्शन लगाने की, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट हमेशा होता है कि ये वजह क्या सच में वजह जैसी है या फिर सिर्फ बहाने हैं। कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कई बार जो रीजंस दिए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने के वो एक्चुअली में बेतुके होते हैं, उनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, कहने के लिए बहाने चाहिए इसलिए लगा दिए हैं। और कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसे इकोनॉमिस्ट्स भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये एक ऐसा मुद्दा है जो समझने वाली बात है, जिसकी वजह से अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो बहुत हद तक जस्टिफाइड साउंड करता है। सो दैट इज व्हाई हम अपने रीजंस को दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। एक जिसे दुनिया की इकोनॉमिस्ट सपोर्ट करते हैं कि दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, और दूसरा जिसे दुनिया की इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बहाने हैं, ये सबसे कुछ नहीं होता है, जबरदस्ती बहाने मत ढूंढो रिस्ट्रिक्शन लगाने के। यानी वो आर्ग्यूमेंट्स जिन्हें सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो आपके दिमाग में जितनी भी चीजें आई ना वो सारे रीजंस हो गए, जिसमें से कुछ को हम थोड़ा वैलिड मानते हैं, कुछ को हम इतना वैलिड नहीं मानते। ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के बेसिस पे जो कई बार इनवैलिड लगता है वो भी वैलिड हो जाता है, लेकिन ओवरऑल में देखा जाए तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करेंगे कुछ को नहीं। पहले उन आर्ग्यूमेंट्स को पकड़ते हैं जिन्हें इकोनॉमिस्ट भी सपोर्ट करते हैं। पहला, न्यू इंडस्ट्रीज। अगर हमारे देश में कोई डिसएडवांटेज्ड रीजन है या कोई बैकवर्ड रीजन है एंड उस जगह पे नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है, नई कंपनियां आ रही है एंड बिकॉज ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम सम अदर कंट्री वो नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, क्योंकि शुरुआत में कॉस्टिंग भी थोड़ी ज्यादा रहती है और बाहर की देश से वही सामान आ रहा है तो वो सस्ते में आ रहा है, जिसकी वजह से नई इंडस्ट्रीज अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। इन्हें हम इन्फेंट इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, बेबी इंडस्ट्रीज जो नई नई आई है किसी पर्टिकुलर डिसएडवांटेज रीजन में या फिर कंट्री की किसी भी पार्ट में या किसी भी कोने में। तब अगर हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाया है आपने ताकि बाहर से आ रहा सामान महंगा हो जाए और हमारी नई इंडस्ट्री प्रॉस्पर कर पाए, ग्रो कर पाए, तो दैट इज अ वैलिड रीजन, दैट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट वी एग्री टू कि हाँ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाना कुछ गलत नहीं है। क्योंकि खास करके जैसे आप हमारे देश की बात करो तो इतनी रीजनल डिस्पैरिटीज है, कई बार रिस्ट्रिक्शन लगाने जरूरी हो जाएंगे ताकि हमारे देश में बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट आना शुरू हो। तो ये एक पहला रीजन, न्यू इंडस्ट्रीज सेंसिबल। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी। कई बार देश हित देखते हुए, देश के बारे में सोचते हुए आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझो
हमें ये पता चलता है कि इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता जा रहा है, जो है भी। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से थोक में इतने सस्ते में आते हैं कि हमारे देश में उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतने हैवी क्वांटिटी में इंपोर्ट किया जाता है और इस रेट पे किया जाता है। और हम जानते हैं इंडिया चाइना का किस तरीके का रिलेशन है, रेगुलर डिस्प्यूट्स रहते हैं। लद्दाख टेरिटरी का जो डिस्प्यूट है हमारा 2 साल से एकदम क्लियरली अभी भी फ्रेश है वो। इस तरह की सिचुएशन की वजह से हम एक रिस्क पे आ जाते हैं कि अगर हम चाइना से इतना ज्यादा इंपोर्ट होने देंगे और कल को वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई या किसी भी तरीके का स्ट्रैटेजिक टाइज इंपैक्ट हो गई, रिलेशंस खराब हो गए, तो हम तो उन पे निर्भर हैं, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि वॉर सिचुएशन है तो सामान आएगा नहीं और हम तो उस पर निर्भर हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट हो चुकी है। इसीलिए कई बार नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना सेंसिबल बनता है, ताकि कल को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाए। फिर रिस्ट्रिक्शन लगाने के और क्या वैलिड रीजन साउंड करते हैं? अच्छा पैसा मिलता है सरकार को, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने से गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है इंपोर्ट वगैरह पे, जिससे अच्छी रेवेन्यू आती है। तो देश में जब फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा हो, इकोनॉमी को मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा हो, पैसे की किल्लत हो, और उस केस में अगर इस मोड से रेवेन्यू आती है तो वो एक वैलिड रीजन साउंड करेगा। दूसरा, कई सारे देश डंपिंग कर रहे हैं, यानी सामान इतने थोक में भेज रहे हैं, डंप कर रहे हैं एट सच लो कॉस्ट कि हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं, सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं होता। और सरकार ऐसी डंपिंग पे हमारे देश में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, यानी एक ऐसी ड्यूटी जो एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है जब बहुत ज्यादा थोक में सामान बहुत ही सस्ते में इंडिया आ रहा होता है। जैसे चाइना से कई प्रोडक्ट्स आते हैं जो इस रेट पे आते हैं, जो हमारे देश में 10x पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसी तक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कई मटेरियल की जिनकी इंडस्ट्री खत्म हो गई, नॉन वायबल हो गई, क्योंकि इतने सस्ते में आ रहा था। तो ऐसी डंपिंग को रोकने के लिए भी हम कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो वो वैलिड साउंड करता है। कौन से रीजन इतने वैलिड साउंड नहीं करते, जो हम कई बार स्कूल वगैरह में भी पढ़े होते हैं? देश के जॉब्स बचाने के लिए, डोमेस्टिक जॉब्स बचाने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा। एक्चुअली में ये इतना वैलिड रीजन नहीं है लॉजिकली, क्योंकि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो ये कह के कि हमारे देश के लोगों की नौकरी खतरे में है, इसीलिए हमें ये लगाना होगा, तो फिर उस केस में आप पार्शियली सोच रहे हो ना। क्योंकि माना कि देश में कुछ डोमेस्टिक जॉब्स इंपैक्ट होंगे, लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे, दूसरे देश वाले हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ भी तो जॉब्स क्रिएट होगी, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज सेटअप होगी। जैसे हम जानते हैं आउटसोर्सिंग का कितना बड़ा काम है, वो ग्लोबलाइजेशन से ही तो पॉसिबल हो पाया हमारे देश में, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। सो ये कहना कि डोमेस्टिकली जॉब्स चले जाते हैं, वो थोड़ा पार्शियली रॉन्ग हो जाता है, नॉट कंप्लीटली। पर इस रीजन की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि रिस्ट्रिक्शन लगा दो। दूसरा, बहुत बार रिपीट किया जाता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना जरूरी है। अरे अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमेशा शील्ड करते रहोगे फॉरेन कंपटीशन से, तो कभी भी उनकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड पे नहीं जाएगी। कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन इज नेसेसरी टू इंप्रूव, टू गेट बेटर। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमेशा बचाना है, उसकी बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाना पार्शियली करेक्ट जैसा साउंड करता है। हाँ, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं है, उसको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पनपने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो थोड़ा हद तक वैलिड रहता है। लेकिन हम हमेशा ही इस बेसिस पे अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देगी। इसीलिए हम कुछ जो लिस्ट डाउन कर रहे हैं 5 रीजन, उसमें से कुछ कह रहे हैं कि ये थोड़े वैलिड है, ये इतने वैलिड नहीं। तो ये बेसिक सी थोड़ी सिंपल सी हमारी थियरी हो गई। अब रिस्ट्रिक्शंस दो कैटेगरीज में हमने तोड़े हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस टोटल 5 तरीके के हमें डिस्कस करने हैं: टेरिफ, कोटास, एक्सपोर्ट सब्सिडी, मिनिमम डोमेस्टिक कंटेंट एंड वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। इन 5 को हमें समझना है, इन 5 का क्या मतलब है। कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस कैसे अलग होगा? ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है, कैपिटल रिस्ट्रिक्शन इन्वेस्टमेंट्स जो बाहर के देश से हमारे देश में आती है या हमारे देश से बाहर के देश में होती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना। कैपिटल फ्लोज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, तो इन्वेस्टमेंट पे प्रोहिबिशन सीधे लगा देना कि आप हमारे देश में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, सीधे प्रोहिबिट कर देना। या फिर अगर हमारे देश में पैसा कमाओगे तो उसे रिपैट्रिएट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देना। या फिर अगर भारत का कोई इंसान बाहर पैसा कमा रहा है इन्वेस्टमेंट से, तो उसे इमीडिएटली रिपैट्रिएट करना है,
ऐसा कोई कानून डाल देना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, जैसे कानून एग्जिस्ट करते भी हैं हमारे फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। तो इस तरीके से कैपिटल मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन भी आप कई बार लगाते हो, जो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ये थोड़ी सैंपल लिस्ट हो गई, और भी हमारे क्रिएट हो सकते हैं। ज्यादा डिटेल में हम पहले डिस्कशन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पे करते हैं। होपफुली आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा। ये एक जो ओवरव्यू टाइप्स है जिसमें हमने रीजंस कवर किया, और अब हमें टाइप्स की तरफ जाना है, जिसमें हम टाइप्स में पांचों की इकोनॉमिक इंप्लीकेशन और पांचों का मतलब क्या है वो समझते हैं। देयर आर टोटल 5 काइंड्स ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। कई सारे तो नाम सुन के ही पता चल जा रहा है हाँ इसमें क्या होगा। जैसे टैरिफ, टैरिफ का मतलब ये होता है रेट। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर ड्यूटी लगा देना, कि 100 रुपए का सामान मंगाया तो उस पर 50% ड्यूटी, तो अपने आप 150 का हो गया। इस तरह से वो टैरिफ हो गया। तो दिस इज लाइक अ रेट ऑफ ड्यूटी दैट इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कोटास एक होता है कि सामान की वैल्यू बढ़ा देना ड्यूटी लगा के, एक होता है कितना इंपोर्ट कर सकते हो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोटा इतना ही अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं। फिर अगर उसके ऊपर जाना है तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर कुछ भी मंगाना है तो इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसके चार्जेस है। और अगर वो इंपोर्ट लाइसेंस आप बेचना चाहो तो बेचो, क्योंकि आपने किसी कॉस्ट पे खरीदा होगा। इस तरीके से इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह इश्यू करके ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे भारत में आपको इंपोर्ट करने के लिए आईईसी चाहिए होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है। फिर अगर कोई पर्टिकुलर सामान किसी देश से एक लिमिट से ज्यादा मंगा रहे हो तो उस पे कोटास भी होते हैं। अब तो इतने नहीं होते रिस्ट्रिक्शंस। 1991 के पहले बहुत हुआ करते थे, जब तक हमने प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, लिबरलाइज नहीं किया था। अब कम होते हैं, इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, क्योंकि हमने एडवांटेजेस ज्यादा समझ लिए हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। मिनिमम डोमेस्टिक कंटेंट, इसका मतलब आप जो भी सामान इंडिया में बना रहे हैं उसके अंदर इतना मिनिमम पोर्शन तो आपको डोमेस्टिक रॉ मटेरियल यूज करना ही पड़ेगा। तो जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें आपको जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है उसका कोई परसेंटेज प्रिस्क्राइब कर देना कि इतना कंपोनेंट तो होना ही चाहिए। एक्सपोर्ट सब्सिडी, नाम से पता चलता है जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश वाले, वो हमको डॉलर्स कमा के दे रहे हैं। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है उनके लिए, भले लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार उनको कैश असिस्टेंस देती है। दैट इज एन एक्सपोर्ट सब्सिडी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ही ये काम किया जाता है। व्हाट इज वीईआर? वीईआर इज वॉलंटरी export voluntary export restraint। restraint नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है। एक्सपोर्ट पे अंकुश लगाना, रोक लगाना, रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रेन करना, खुद अपनी इच्छा से, वॉलंटरी, यानी अपनी इच्छा से जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रेंट लगा के उसको कंट्रोल करना कि नहीं नहीं ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना है आपको। तो कई बार सुनने में थोड़ा उल्टा साउंड करता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे। कई बार ऐसा करना पड़ता है दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए, कि भाई जिस देश में हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस देश के साथ अगर अच्छा हमें रिलेशन मेंटेन करना है तो कई बार हम ऐसा करते हैं। या फिर कई बार हम इसलिए भी करते हैं कि अगर हम उनके साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके देश में तो वो भी हमारे देश में कई सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो इंडस्ट्रियां इंपोर्ट कर रही है उनके देश से वो फेवरेबल हो, उनपे कोई हेवी रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, वो बहुत महंगे ना हो जाए। इसीलिए हम सामने से ही क्विड प्रो क्यो, दैट इज बेसिकली कंसिडरेशन दे रहे हैं कि भाई हम ही खुद ही एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगा देते हैं वॉलंटरली, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह से ये 5 तरीके के मेन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हम कवर करते हैं। इन सबका करीब करीब इंपैक्ट सिमिलर टाइप का ही है। मेजरली अगर हम देखें, नॉट एग्जैक्टली, मेजरली इनका इंपैक्ट सिमिलर होगा। क्या इंपैक्ट होगा वो जानने के लिए जो इन पांचों में से सबसे जरूरी है, टैरिफ और कोटा, और एक्चुअली में उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी टैरिफ, उसको एनालाइज करते हैं। अपने आप हमें बहुत हद तक समझ में आ जाएगा इन सबका क्या इंपैक्ट होने वाला है। सो आप ऑब्वियसली अगेन इसको आपने ड्रॉ कर लिया होगा, एक सिंपल
चार्ट हो जाता है हमारा, जिससे इजी हो जाता है एक्सप्लेनेशन। हम इंपैक्ट समझते हैं टैरिफ का क्या होता है मार्केट पे जब आप टैरिफ जैसा रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। तो इसके लिए एक हेडिंग ले लेते हैं हम, इफेक्ट ऑफ टैरिफ और कोटा। एक डायग्राम सा ड्रॉ करेंगे, ग्राफ जैसा, ग्राफ जिसमें हम यहां क्वांटिटी लेंगे एंड यहां प्राइसेस लेंगे। जैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे हम, स्टार्टिंग के रीडिंग सेशन से हमने पढ़ा है माइक्रो में प्राइस और क्वांटिटी, जिसके सामने एक सप्लाई कर्व है और एक डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग एंड डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज डोमेस्टिक डिमांड का कर्व एंड दिस इज डोमेस्टिक सप्लाई का कर्व। डोमेस्टिक ओनली, सिर्फ डोमेस्टिक क्वांटिटी की डिमांड, डोमेस्टिकली कितनी डिमांड की जा रही है, डोमेस्टिकली कितनी सप्लाई की जा रही है। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड है ही नहीं, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी सीधे, तो हम यही कहेंगे कि भाई ये जो प्राइस है, ये प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में चलेगा ताकि इक्विलिब्रियम रहे मार्केट में, जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है। और जो क्वांटिटी हमारी आएगी वो ये आएगी, दिस विल बी द क्वांटिटी। एकदम सिंपल, जैसा हमें पहले से पता है उसी को हमने ड्रॉ किया। क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जहां पे सेम होंगे वो इक्विलिब्रियम होगा। जो प्राइस आएगा दैट इज द डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम प्राइस एंड जो क्वांटिटी आएगी दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ ये तो डोमेस्टिकली अगर हम कर रहे हैं सिर्फ और कोई इंटरनेशनल ट्रेड है ही नहीं, तो हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, 100% क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जबकि रियलिटी में हम समझते हैं कि वी आर एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी है तो फिर हमारा जो प्राइस चल रहा है हमारे यहाँ, वर्ल्ड में जो प्राइस चल रहा है विच इज विदाउट एनी काइंड ऑफ ड्यूटीज, वो अलग चल रहा है। जो जनरली हम ऐसा मानते हैं कि नीचे चल रहा होगा, तभी हम रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करेंगे। नहीं तो रिस्ट्रिक्शन किस बात का लगाना, भाई तुम वैसे ही महंगे में दे रहे हो, हमारे यहाँ सस्ते में मिल जाता है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या, डर क्या, लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, हमारे यहाँ सस्ते में मिलता है। बट वी नो दैट इज नॉट द फैक्ट। हमारे यहाँ महंगे में मिल रही है कोई चीज, या फिर उस चीज की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, जबकि वही सामान देश के बाहर से बेटर क्वालिटी का शायद कम प्राइस पे आ रहा है। तो जो दुनिया में प्राइस चल रही है, वर्ल्ड प्राइस, वो समझो काफी नीचे चल रही है। अगर वर्ल्ड प्राइस पे हम देखें क्या सिचुएशन क्रिएट होती है वर्ल्ड प्राइस पे, तो मैं ये पुराना वाला हटा दे रहा हूं, इसका अब हमें कोई काम है नहीं। ये हमने ड्रॉ किया था डोमेस्टिक डिमांड डोमेस्टिक सप्लाई। वर्ल्ड प्राइस अगर मैं देखूं, तो अगर वर्ल्ड प्राइस पे सप्लाई होती है तो डोमेस्टिक सप्लाई तो इतने ही लोग करेंगे। यानी कि अगर जो वर्ल्ड में प्राइस चल रही है वही अगर हमारे देश में भी चले, तो जो डोमेस्टिक सप्लायर्स है वो कह रहे हैं नहीं नहीं, इसमें तो कोई खास प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है, हम तो बहुत कम सप्लाई करेंगे। यानी कि फिर जो क्वांटिटी सप्लाई होगी वो काफी कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड तो काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड वाले कहेंगे अरे वाह इतने सस्ते में मिल रहा है, इतना बढ़िया, तो हमें डिमांड ज्यादा करनी है। तो इतनी ही सप्लाई जो होगी वो डोमेस्टिकली मीट हुई होगी, और डिमांड बाकी जो मीट हुई होगी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। अगर हम फ्री ट्रेड अलाउ करते हैं तो, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं तो, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई जस्ट डिड। हमने पहले डोमेस्टिक डिमांड डोमेस्टिक सप्लाई बनाया और कहा कि अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई ट्रेड नहीं है, तो उस केस में जो डोमेस्टिक प्राइस है बस वो आएगी, उस पर इक्विलिब्रियम होगा मार्केट में। पर अगर समझो हम इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते, तो जो बाहर वर्ल्ड प्राइस चल रही है उसी पे आप आराम से मंगा सकते हो। तो वर्ल्ड प्राइस काफी नीचे चल रही है, जिस प्राइस पे आ जाने पे जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं वो बहुत कम सप्लाई करेंगे, सिर्फ इतनी सप्लाई करेंगे। और ये जो बाकी हमारी ये जितनी भी सप्लाई है जो डिमांड की जा रही है, वो कहां से मीट होगी, इंपोर्ट से मीट होगी, वर्ल्ड प्राइस पे। फ्री ट्रेड है क्योंकि किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं। पर जैसे ही हमें ये दिखाई देगा, ऑब्वियसली हम अपने डोमेस्टिक सप्लायर्स को बचाने के लिए, न्यू इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एंड सरकार के रेवेन्यू एंगल से, इन सब फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हम चाहेंगे कि हम टैरिफ लगाएं या कोटा लगाएं। हम इजी रखने के लिए एक बार टैरिफ लेते हैं, आसान से समझ में आएगा। तो अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो जो सामान बाहर से आ रहा था, जो वर्ल्ड प्राइस थी, वो प्राइस आफ्टर टैरिफ बढ़ जाएगा, जिसे हम प्राइस प्रोटेक्शन प्राइस बोल सकते हैं। प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर चला जाएगा प्राइस। प्राइस अगर ऊपर चला जाता है तो फिर उस केस में जैसे ही ऊपर चला गया प्राइस,
जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड अब जो गैप होगा वो गैप क्या होगा? अगेन इंपोर्ट, बट आफ्टर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद वाला वो गैप होगा। तो जो हमारे पुराने नंबर्स थे उसमें इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था क्योंकि फ्री ट्रेड था, प्राइसेस नीचे थी, प्राइसेस थोड़ी ऊपर पुश हुई, प्राइसेस ऊपर पुश हुई तो उसकी वजह से जो इंपोर्ट है वो कम हो गया, इंपोर्ट कम होने लगा क्योंकि अब फ्री ट्रेड नहीं है, प्रोटेक्शन वाला प्राइस है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दी गई। तो हमें इससे एक बेसिक बात क्या समझ में आ गई, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन लगाए गए जो डोमेस्टिक प्राइस है वो बढ़ जाता है, डोमेस्टिक प्राइस चीजों का, क्योंकि जो प्राइस वर्ल्ड पे था वो प्राइस प्रोटेक्शन पे चला गया, जिसके साथ साथ जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई जो पहले यहाँ क्यूएस पे थी वो बढ़ के क्यूएस 1 पे आ गई, इंक्रीज हो गई, क्यूएस से बढ़ के क्यूएस 1, अगर क्यूएस समझो 10 था तो क्यूएस 1 समझो बढ़ के 15 पे हो गया, इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइसेस भी बढ़ गई, डोमेस्टिक सप्लाई भी बढ़ गई, जिसमें जो पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है उस शिफ्ट की वजह से हमें दिखाई क्या देता है, नुकसान किसका होगा? कंज्यूमर्स का, क्योंकि कंज्यूमर्स कहेंगे यार कि प्राइस हमें इस पे मिल सकता था आसानी से, लेकिन हम सबको प्रोटेक्शन प्राइस आ गई क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, टेरिफ्स लगा दिए, इसलिए हमारा नुकसान हो गया। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पोर्शन शेड किया मैंने, पूरा जो पीछे नीचे वाली प्राइस से लेके ऊपर वाला प्राइस था, दिस होल शेडेड पोर्शन इज लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का नुकसान है ये। हम कंज्यूमर सरप्लस समझते हैं क्या होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले सेशंस में कि जो कंज्यूमर का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा होता है बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से जो उसको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है वो चला जाता है। दिस इज द लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। मतलब एक कंक्लूजन और मिल गया, कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है। लेकिन सर अगर कंज्यूमर का नुकसान है तो प्रोड्यूसर का फायदा है, क्योंकि प्राइसेस कम थी तो कंज्यूमर का फायदा है तो प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा था। अब अगर प्राइसेस बढ़ गई है तो प्रोड्यूसर का फायदा होगा, कंज्यूमर का नुकसान होगा। एकदम जो कंज्यूमर सरप्लस है वो प्रोड्यूसर सरप्लस से कुछ हद तक कॉम्पेंसेट होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है जो मैं डार्क शेड कर रहा हूं, डार्क शेड हमने किया है, दिस पोर्शन ओनली, dark shade will be the gain in producer surplus, yani yes, producer surplus will go up but to some extent, क्योंकि सारा फायदा प्रोड्यूसर का नहीं है ना, क्योंकि प्राइसेस जो बढ़े हैं वो प्रोड्यूसर ने थोड़ी बढ़ाए हैं, वो तो गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। तो जितने प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं वो फायदा तो गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको अगेन मैं डार्क कर रहा हूं, ये पोर्शन क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, गवर्नमेंट की कमाई बढ़ेगी। तो जो पहला शेडेड पोर्शन है समझो उसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो जो ए है वो प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ना है और जो सी है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ना है। जो यहां अंदर छोटा सा पोर्शन है जिसको अब मैं डार्क कर रहा हूं, या फिर ये जो अंदर छोटा सा पोर्शन है जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूं, ये अगेन कंज्यूमर का लॉस तो सारा ही है लेकिन किसी का भी गेन नहीं, यानी ऐसा नुकसान जो किसी का फायदा नहीं है वो डेड वेट होता है। ऐसे नुकसान का क्या फायदा जो किसी का फायदा नहीं है? जैसे कि अगर मैं 1000 रुपए हार रहा हूं, आप 1000 जीत रहे हो, तो सेट हो गया, समवन इज लूजिंग समवन इज विनिंग। लेकिन अगर मैं 1000 हार रहा हूं पर आप कुछ जीत नहीं रहे, तो वो 1000 तो डेड वेट है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा नुकसान क्यों हम सह रहे हैं बेकार में, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कंज्यूमर ने तो कुछ खोया लेकिन किसी ने कुछ पाया नहीं। तो हम इसको समझो नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं डी। तो जो बी एंड डी है दैट इज डेड वेट लॉस। हमारा नुकसान पर किसी का फायदा नहीं। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर सरप्लस का नुकसान है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस जो चला गया तो एक तरह से हुआ ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज लॉस्ट। ए is gained by producers, C is gained by government, and B and D is gained by no one.
तो अगर आप लॉजिकली देखो ओवरऑल, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन डालने से, ऐसे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने से जो वेलफेयर होता है एक इकोनॉमी में, वो तो कम ही हुआ ना, क्योंकि एक ऐसा नुकसान हुआ है जिस नुकसान से किसी का फायदा नहीं हुआ है। कम से कम ए और सी वाला जो नुकसान है वो उससे किसी का फायदा तो हुआ, सेट तो हो गया। बी और डी वाला तो सीधे नुकसान ही हो गया, वो तो किसी का भी फायदा नहीं है, किसी के भी पाते में नहीं आया, किसी को भी नहीं गया। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने से इकोनॉमिक वेलफेयर का लॉस ही होता है। लेकिन अगेन नेसेसरी होता है ना कई बार न्यू इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ऐसा कुछ करने के। तो ये जो सी वाला पोर्शन है, दिस इज टेरिफ वाला पोर्शन, जो टेरिफ का कलेक्शन होगा गवर्नमेंट का, ये वो सी वाला पोर्शन है। और अगर आपने कोटा लगाया होगा, तो कोटा लगाया होगा तो इतना ही पोर्शन गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया होगा बाय इशूइंग इंपोर्ट लाइसेंस। तो ये जो सी वाला पोर्शन है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू वाला पोर्शन या तो टेरिफ का कलेक्शन रहा होगा या फिर सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस किए होंगे गवर्नमेंट ने, उससे गेन हुआ होगा। इन्हें हम नाम देते हैं कोटा रेंट्स। सिर्फ अच्छा सुंदर नाम है भाई, कोटा दे रहे हैं उसके लिए रेंट चार्ज कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कंसिडरेशन चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, इसे कोटा रेंट्स कहा जाता है। अगर सरकार इस कोटा रेंट को प्रॉपरली चार्ज नहीं करेगी, उतना ही नहीं करेगी जितना टेरिफ में रेवेन्यू होती, तो उतना फायदा किसका हो जाएगा? फॉरेन एक्सपोर्टर्स का हो जाएगा और हमारी गवर्नमेंट का उतना लॉस हो जाएगा। इसलिए इंश्योर करना जरूरी है, अगर कोटा लगा रहे हो तो उस कोटा के लिए कोटा रेंट्स यानी इंपोर्ट लाइसेंस बेचने पे उतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए जितना टेरिफ के अंदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता। सो इसे हम सिंपली कोटा रेंट्स के नाम से जानते हैं, अगर आप कोटास लगा रहे हो, टेरिफ में नहीं जा रहे हो। इस तरीके से ये इफेक्ट होता है टेरिफ या फिर कोटा का इफ यू इंपोज रिस्ट्रिक्शंस। तो अगेन क्विकली टू समराइज, एक डोमेस्टिक डिमांड था, एक डोमेस्टिक सप्लाई था, इंटरसेक्शन से क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड था, इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमने इकोनॉमी ओपन की तो वर्ल्ड प्राइस काफी नीचे था, उसी प्राइस पे अब ट्रेड होगा क्योंकि वर्ल्ड प्राइस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वर्ल्ड प्राइस की वजह से डोमेस्टिक सप्लाई बहुत कम हो गई, तो बाकी अमाउंट पूरा इंपोर्ट होने लगा। फ्री ट्रेड जो हमने क्यूएस और क्यूडी का डिफरेंस लिखा था, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि यार इस तरीके से तो नुकसान हो रहा है न्यू इंडस्ट्रीज को एंड रेवेन्यू भी नहीं आ रही है, हमें कुछ करना होगा। तो रिस्ट्रिक्शंस में टेरिफ्स या कोटास लगाए गए जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया, प्रोटेक्शन प्राइस बढ़ गया, तो उसकी वजह से कंज्यूमर का लॉस हुआ। जो पूरा शेडेड पोर्शन है ए बी सी डी, दैट इज कंज्यूमर का लॉस। ये कंज्यूमर का लॉस, कुछ पोर्शन प्रोड्यूसर का गेन हो गया, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो गई, लेकिन कुछ पोर्शन पूरा नुकसान हो गया, टोटल लॉस किसी का फायदा नहीं हुआ, जिसे हमने डेड वेट लॉस कहा। तो जो ए वाला पोर्शन है वो गवर्नमेंट, वो प्रोड्यूसर का फायदा हो गया, सी वाला पोर्शन है वो गवर्नमेंट का फायदा हो गया, एंड बी और डी किसी का भी नहीं हुआ। इस तरह से टोटल वेलफेयर का तो लॉस ही हुआ। कंक्लूजन्स क्या बन गए वो सब साइड में लिखे हुए हैं। डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गई, डोमेस्टिक सप्लाई भी बढ़ी, कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ ऑब्वियसली, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ा, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ी, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो कम हो जाती है। इस तरीके से हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया कि क्या इंपैक्ट होता है किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाने पे। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन हम वो चॉइस करते हैं। अगर हम वापस आ जाए इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में, तो हमने सिमिलर इंपैक्ट कहा था, तो हमें थोड़े से कंक्लूजन जैसा क्रिएट हो जाता है कि नेशनल वेलफेयर जो होता है वो कुछ भी करो आप डिक्रीज ही होता है, रेयरली ही कभी इंक्रीज हो रहा है नेशनल वेलफेयर, उसकी सिचुएशन क्रिएट हो, रेयरली। वो अगेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही होगा, जब कोई देश बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता होगा और उसने कोई तरीके की रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई होगी, तो उस तरीके से हो सकता है वर्ल्ड प्राइसेस बढ़ जाए क्योंकि उसने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो वो सबसे बड़ा वॉल्यूम कंज्यूम करता था, अब वो वॉल्यूम कंज्यूम नहीं करता, तो बाकी जगहों पे वही चीज सस्ते में मिलने लग गई। इस तरीके से अगेन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बट इट इज रेयर। नेशनल वेलफेयर डिक्रीज ही होता है हमारा, जिसके अंदर कंज्यूमर सरप्लस का नुकसान ही हो रहा है, डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रही है, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ रही है, प्रोड्यूसर गेन कर रहा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ रही है। ये सब जनरल कंक्लूजन्स हैं, इनमें से हम कोई भी पॉइंटर्स पकड़ते हैं, थोड़ा सोच समझ के गवर्नमेंट को करना होता है ताकि इसका प्रॉपर इफेक्ट हमें दिखाई दे। दैट्स इट, ये हमारा इकोनॉमिक इंप्लीकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो गए। अब हमारा लास्ट एक छोटा सा डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव थियरी डिस्कशन ऑफ कैपिटल रिस्ट्रिक्शन, जो हमारा दूसरा पोर्शन था कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस, उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं,
कैपिटल रिस्ट्रिक्शन ना एक्चुअली में खास करके डेवलपिंग नेशन को लगाना जरूरी पड़ जाता है, हमारे जैसे देश को लगाना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि जब हमारे देश में सब अच्छा हो रहा होता है तो अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो सब ऑप्टिमिस्ट होगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, बहुत सारा पैसा लेके आ जाएंगे इकोनॉमी में, जिससे कई बार इन्फ्लेशन भी हो जाता है और ओवर ऑप्टिमिज्म हो जाता है, जिसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब होता है, जब पेसिमिज्म का माहौल होता है, मंदी का माहौल होता है, तब सारे फॉरेन इन्वेस्टर तुरंत भाग जाएंगे, और भाग जाएंगे तो बुरी हालत में और बुरा कर जाएंगे। इसी वजह से आते वक्त ही उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि जाना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही है, आए हो तो अब रुकना है, इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी, या आने ही नहीं देंगे क्योंकि तुम ऐसे कुछ भी करते हो, फिर उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हमारे जैसी कंट्री को लगाने जरूरी हो जाते हैं। मेन रीजंस क्या होते हैं, अपने देश की जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं उनकी प्राइसेस की जो वॉलेटिलिटी है, जो भयंकर बदलाव होते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे भारत का स्टॉक मार्केट है तो बहुत सारा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगा है, अब अगर उस पर हम रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे, तो अगर वो अचानक से भाग गए उनके देश में कुछ माहौल खराब होने की वजह से या ऐसी सिचुएशन की वजह से, तो हमारे तो यहाँ पर प्राइसेस कितने फ्लक्चुएट हो जाएंगे, कितना इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके लिए रेगुलेशंस बनाता है, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, उसके बेसिस पे ही सारा का सारा कवरेज होता है। सो क्योंकि हम हमारे स्टॉक मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम कई बार कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं एफआईआईज वगैरह पे, क्योंकि उन्होंने हमारे डोमेस्टिक एसेट्स में, हमारी स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है। इसलिए हम कई बार देखते हैं ना, बाहर के स्टॉक मार्केट गिरते हैं तो सीधे हमें भी इंपैक्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं, सेंटीमेंट बिगड़ जाता है। कई बार हम अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स लो रखना चाहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं उसकी अगेन वॉलेटिलिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, कि जो इन्वेस्टमेंट्स की गई है अगर वो अचानक से छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे तो यहाँ इंटरेस्ट रेट में कई बार हमें बहुत बड़ा उछाल देखने मिलेगा, जिसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे मार्केट्स मूव होते हैं। या एक सिंपल रीजन हो सकता है टू मेंटेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जैसे चाइना करता है। भाई अगर आपको एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है, फिक्स्ड फॉलो करते हो आप, इसके बारे में आप रीडिंग सेशन 18 में पढ़ते भी हो काफी डिटेल में कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिक्स्ड रेट टू अचीव स्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा ताकि फ्लक्चुएट ना हो। तो ऐसे जैसे चाइना अभी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में है, तो उसने कई सारे कैपिटल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, क्योंकि अगर कैपिटल मूवमेंट बहुत ज्यादा होंगे, इन एंड आउट, डॉलर्स की खरीद बेच बहुत ज्यादा होगी, तो फिर इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन करने के लिए भी कैपिटल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज या आईटी इंडस्ट्रीज, इन सबको कई बार प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, नहीं तो आईटी इंडस्ट्रीज को सीवियर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है बाहर के देश से, आउटफ्लो ऑफ मनी का डर है, इनफ्लोज आउटफ्लोज, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं। तो बड़े सिंपल से रीजंस है ये, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है थोड़े से, आप नोट से रीड भी कर लेंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया कंप्लीट होता है, जो लॉजिकल एंगल से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप ऑब्वियसली बुक के थ्रू नोट्स की एक बार रीडिंग कर लेंगे, एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चन बैंक जो आपको दी हुई है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको और ग्रिप आएगी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ such more important topics. Till then, take care. Have a nice day.